हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में क्या आई थी। ठीक है, तो जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया हुआ है। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड इन अप्रैल 1948। इन दिस पॉलिसी इन दिस पॉलिसी द सिस्टम ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी वाज स्टार्टेड। तो सबसे पहले 1948 अप्रैल 1948 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई थी, अनाउंस की गई थी गवर्नमेंट के थ्रू। और यहाँ से ही जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसका मॉडल स्टार्ट हो गया था। एक टाइप का मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक्टिव रोल प्ले करेंगे देश की तरक्की के लिए। अंडर दिस सिस्टम गवर्नमेंट वाज सपोज टू टेक कीन एंड एक्टिव इंटरेस्ट इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। जो गवर्नमेंट है या पब्लिक सेक्टर है उसको इंपॉर्टेंट रोल दिया गया और सेकेंडरी रोल प्राइवेट सेक्टर को दिया गया। ठीक है, अंडर दिस पॉलिसी देयरफॉर बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स हैड इनफ अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एंड प्रोग्रेस। तो इस पॉलिसी के अंदर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के पास दोनों के पास अपॉर्चुनिटीज थी डेवलप होने की, मगर प्राइमरी रोल किसको दिया गया था? प्राइमरी रोल दिया गया था पब्लिक सेक्टर को। ठीक है, मेन फीचर्स क्या थे? मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर दिया गया, उनकी डिवीजन कर दी गई। कैसे? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज थी? पहला पब्लिक सेक्टर। इन दिस कैटेगरी 3 इंडस्ट्रीज वर इंक्लूडेड ओवर विच स्टेट वुड हैव फुल कंट्रोल। तो पब्लिक सेक्टर के अंडर 3 कैटेगरीज डिसाइड की गई जिसमें स्टेट का फुल कंट्रोल होगा। कौन कौन सी? इट इंक्लूडेड इंडस्ट्रीज लाइक आर्म्स एंड एमिनिशंस, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज। इनके ऊपर फुल सरकार का कंट्रोल रहेगा। अंडर इमरजेंसी कंडीशंस स्टेट कुड टेक ओवर एनी इंडस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो अगर कोई इमरजेंसी पड़ी तो कोई भी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की या डिफेंस की इंडस्ट्री होगी, सरकार उसको एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को टेक ओवर कर सकता है। तो ये सारा पब्लिक सेक्टर के अंडर किया गया। नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर। ये सेकंड कैटेगरी थी। इसमें क्या किया गया? इन द सेकंड कैटेगरी were included 6 main basic industries। कौन कौन सी? कोल, आयरन एंड स्टील, एयरक्राफ्ट, शिप बिल्डिंग, मिनरल ऑयल, टेलीफोन केबल्स एंड वायरलेस ऑपरेटर्स इंडस्ट्रीज। तो ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर के जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर रखी गई। ऑल न्यू अंडरटेकिंग्स रिलेटेड टू दीज इंडस्ट्रीज वुड बी established only by government and the existing units would continue to be managed and developed for the next 10 years by the private sector, after which the question of their nationalization was to be decided। जो एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनियां चल रही हैं वो तो चलती रहेंगी, मगर इस फील्ड में कोई नई कंपनी प्राइवेट नहीं आएगी। जो भी नई कंपनी आएंगी वो सरकारी आएंगी और अगले 10 साल में ये देखा जाएगा कि ये जो प्राइवेट सेक्टर के अंडर कंपनियां ये काम कर रही हैं उनको नेशनलाइज करना है कि नहीं करना। ठीक है, तो ये तो सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड आ गया कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर की जो कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज हैं वो इस पार्ट में आ जाती हैं। इन द थर्ड कैटेगरी 18 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज वर इंक्लूडेड, दैट इज ट्रैक्टर, मोटर व्हीकल्स, हैवी मशीन टूल्स, कॉटन टेक्सटाइल, हैवी केमिकल्स, सीमेंट, पावर, शुगर, पेपर, शिपिंग, मिनरल्स एटसेट्रा। तो ये सारी इसमें आ जाती हैं और भी कई हैं। दीज इंडस्ट्रीज would continue to remain under private sector, but the central government in the consultation with the state governments would have general control over them। तो ये सारी टाइप की कंपनियां चलती रहेंगी प्राइवेट सेक्टर में, मगर स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कंसल्टेशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इनके ऊपर पूरा कंट्रोल बनाए रखेगी, इनको रेगुलेट करेगी। समझ गए बात? इनको फ्री नहीं छोड़ेगी। समझ गए? नेक्स्ट आ जाता है प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। इन द फोर्थ कैटेगरी वर इंक्लूडेड ऑल those remaining industries which were to be run on private ownership and cooperative basis। तो इसमें वो सारी इंडस्ट्रीज आ गई जो कोऑपरेटिव सेक्टर के हिसाब से या कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के चलती हैं या प्राइवेट ओनरशिप में चलती हैं। इट वाज आल्सो resolved that if any industry did not function satisfactorily, the government would have the power टू इंटरफेयर इन इट्स वर्किंग। और अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री या कोऑपरेटिव सेक्टर अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा तो सरकार उसमें दखल अंदाजी करेगा। तो इन चारों पॉइंट से आपको ये पता लग रहा है कि 1948 की पॉलिसी में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा थी प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आ जाता है कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। Under this policy, it was decided to accord considerable importance to cottage and small scale industries। जो cottage industries and small scale industries हैं उनको काफी ज्यादा importance दी गई। Rapid development of these industries
was stressed with a view to making use of local resources, achieving greater efficiency in the production of consumer goods and generating more employment opportunities. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को काफी बढ़ावा दिया गया सरकार के थ्रू। क्यों? क्योंकि लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है और एफिशिएंटली काम भी करती हैं और छोटे छोटे कंज्यूमर गुड्स भी बना लेती हैं और इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं। ठीक है। In order to provide government assistance for the development of these industries, emphasis was laid on setting up of special financial institutions. तो कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जो इनको सस्ते रेटों पे लोन दे देंगे और ये लोन्स लेके जो स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वो फर्दर काम करके अपने आप को जिंदा रखेंगे या बढ़ावा होगा उनका। ठीक है। तो इस पॉइंट से ये पता लगता है कि स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए 1948 से ही पॉलिसी जो सरकार की है वो काफ़ी अच्छी रही है। थर्ड पॉइंट आ जाता है लेबर एंड कैपिटल रिलेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशल स्ट्रेस was laid on the cooperation of labor and capital, that is entrepreneurs, for the smooth industrial development of the nation. तो लेबर और कैपिटल मतलब जो लेबरर्स हैं और जो सरमाएदार हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, उनके बीच में कोई लड़ाइयाँ ना हो, कोई हड़तालें वगैरह ना चले, उसके रिलेशंस को अच्छे करने के लिए भी सरकार ने कई स्टेप्स लिए। इट वॉज डिसाइडेड टू गिव फेयर वेजेस, सोशल सिक्योरिटी एंड अदर फैसिलिटीज टू द लेबरर्स, कि लेबरर्स को ये सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी, एक अच्छी तनख्वाह दी जाएगी, सोशल सिक्योरिटी मतलब पेंशन वगैरह दी जाएंगी। इट वॉज ऑल्सो considered that appropriate measures will be taken to ensure labor participation in management and getting them proper and fair share in the industrial prosperity. तो ये सारे स्टेप्स लिए गए जिसमें मैनेजमेंट के अंडर लेबरर्स की भी रिप्रेजेंटेशन होगी और अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ता है तो उसमें जो उसके प्रॉफिट्स हैं वो लेबरर्स जो हैं उनके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है एटीट्यूड टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल के लिए क्या एटीट्यूड था, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर कंट्रीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वॉज रिकॉग्नाइज्ड, कि फॉरेन कैपिटल की काफी इंपॉर्टेंस है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया। इट वॉज नेसेसरी टू टेक recourse to foreign capital for the economic and industrial development of the country। देखा गया कि कहाँ कहाँ पे जरूरत है फॉरेन कैपिटल की। It increases the technical know-how in the country। तो फॉरेन कैपिटल के आने से बाहर से टेक्नोलॉजी आती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। However, to safeguard the interest of the country, full control over foreign capital by the government was considered necessary। बट अपने कंट्री को बचाना भी था क्योंकि नई नई तो आज़ादी हासिल की थी, ये ना वो बाहर से फिर से फॉरेन कैपिटल के नाम पे फॉरेनर्स आ जाएं और हमारे पे कब्जा करके बैठ जाएं। तो सरकार ने अपने कंट्री के इंटरेस्ट को बचाने के लिए फॉरेन कैपिटल पे फुल कंट्रोल रखा। इट वॉज मेड sufficiently clear that major share of the management and ownership would be in the hands of Indians in those industries where the foreign capital is invested। तो जहाँ जहाँ पे फॉरेन का पैसा या फॉरेन की नॉलेज या फिर फॉरेन मशीनरी या फॉरेन टेक्निकल नो हाउ आएगी वहां पे मेजर शेयर इंडियंस के पास ही होना चाहिए, ना कि किसी फॉरेनर के पास होना चाहिए। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट, चेंज इन टैरिफ पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्टिंग इंडियन इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन कॉल्ड फॉर चेंज इन द गवर्नमेंट्स टैरिफ पॉलिसी। तो जब सरकार ने नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज करना है और अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट भी करना है, अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट भी करना है, तो टैरिफ पॉलिसी में तो चेंज आना ही आना था। हैवी टैरिफ्स वर इम्पोज्ड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो बाहर से जो भी माल आएगा उसके ऊपर हैवी टैरिफ्स लगाए जाएंगे ताकि अपनी जो इंडस्ट्रीज है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सोशल ओवरहेड कॉस्ट, इसको SOC भी कहा जाता है। एम्फेसिस वाज लेड ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल ओवरहेड्स, दैट इज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा किया जाएगा, इरिगेशन फैसिलिटीज दी जाएंगी, एंड इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, बाहर से मशीनें मंगवाई जाएंगी, एंड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। ये सारा का सारा जो सोशल ओवरहेड कॉस्ट हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जाएगा अंडर दिस पॉलिसी। ठीक है। तो कंक्लूड करते हैं, thus the main objective of this policy was to build a mixed economy on the basis of cooperation between public sector and private sector। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही इकोनॉमी को आगे ले जाने की बात की गई थी इस पॉलिसी के अंडर। तो नेक्स्ट पॉलिसी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956। वो नेक्स्ट वीडियो होगी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।